आज के मुख्य समाचार। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी। 21 मार्च को पेश होगा बजट, कुलदीप सिंह पठानिया। HPV टीकाकरण अभियान के तहत 5000 लड़कियों को लगाया जाएगा टीका। अवैध डंपिंग और निर्माण पर समाज सेवी ने उठाए सवाल। नाहन में सनातन चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की पत्रकार वार्ता। बजट सत्र से पहले जयराम ठाकुर का बड़ा हमला। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न। आधारभूत ढांचे को नई दिशा दे रही सरकार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र कुल 16 बैठकों का होगा, जिसमें से अब तक 3 बैठकें पूरी हो चुकी हैं, जबकि 13 बैठकें अभी शेष है। उन्होंने बताया कि 18 मार्च से सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। मंगलवार को शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में पठानिया ने सत्र की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि 21 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद उस पर 3 दिवसीय तक सामान्य चर्चा होगी, जबकि इसके बाद 2 दिन तक कट मोशन पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि 30 मार्च को बजट पारित किया जाएगा और 31 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे रखा गया है। स्पीकर ने बताया कि सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए अब तक कुल 834 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 665 तारांकित प्रश्न शामिल है। पठानिया ने बताया कि नियम 130 के तहत 5 महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा स्थगित प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे और अन्य संसदीय नियमों के अंतर्गत भी कई मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सदन में उठा सकेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी चर्चा संभव है, जिसमें ईरान, इजरायल जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी सदस्यों को सार्थक और रचनात्मक चर्चा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान निकल सके। जो है हमने 3 सीटिंग की तारीख से और अब 13 और सीटिंग्स होंगी। कुल मिला के 16 सीटिंग्स इस बजट सत्र में हो रही है। और जैसा मैंने कहा था कि बजट सत्र फेजेस में होगा, तो ये सेकंड फेज है उसका। और जो बिजनेस हमारे पास लिस्टेड है ऑलरेडी, उसमें गवर्नर एड्रेस का जो मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड बिजनेस में है, तो प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। और मोशन ऑफ थैंक्स जो है 2 दिन पूरी चर्चा होगी, तीसरे दिन उस पर जवाब। बजट का प्रेजेंटेशन 21 मार्च को जो है माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री रखेंगे और उस पर फिर जो है हमारी चर्चा होगी 3 दिन लगातार, 23, 24 और 25। फिर 27, 28 और को जो है हमारी जो डिमांड्स होती हैं और उस पर जो कट मोशंस आते हैं तो, और उसके बाद फिर उसको किया। तो जैसा मैंने कहा था कि मेनली बिजनेस जो है सरकार का होता है बजट सत्र में, और बजट की प्रेजेंटेशन है और इसमें से सूचनाएं कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ जो है लिखित में है। नियम 62 में 8 इश्यूज आए हैं और एक जो है विषय हमारे पास विधानसभा सेक्रेटरीट में आए हैं, और जो है ये सारे जो है आने वाले दिनों में चर्चा में आएंगे। और जैसा मैंने कहा है कि इसके साथ साथ पोस्टपोन क्वेश्चंस और पोस्टपोन क्वेश्चंस के ऊपर रिप्लाईज सारी प्रायोरिटी के ऊपर हम लिस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी सामान्य सदस्य जो है बजट सत्र के दौरान अपने चुनाव क्षेत्रों से संबंधित विषयों के अलावा भी प्रदेश हित के विषयों
और अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अभी ईरान और इजराइल की जो युद्ध है उसका भी इफेक्ट सारे देश को है। उसमें देश में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। उन सब विषयों को लेकर विधानसभा में चर्चा होगी और हिमाचल प्रदेश की जनता के जनहित के विषयों के ऊपर सार्थक विचार विमर्श होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा प्रयास रहा है कि सभी सामान्य सदस्यों को जो है पर्याप्त समय मिले अपनी बात रखने का, चाहे वो चुनाव क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे प्रदेश से संबंधित हो, और मैं उसी ही प्रकार से विधानसभा का संचालन करूंगा। और जब जो विषय गंभीर है उसके ऊपर हम चाहेंगे कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसके ऊपर उनका दृष्टिकोण नजरिया ज़रूर आए जो हिमाचल प्रदेश के हित में हो, जनहित में हो। तो ये होगा सारा। और आप सबका बहुत बहुत आभार कि हमेशा की तरह जो भी विधानसभा में चर्चा होती है, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जन जन तक जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई जाती है और आप सबका सहयोग मिलेगा और हम इसका संचालन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबर से क्या अपील करेंगे सर और क्या उम्मीद कर रहे हैं इस प्रोसीडिंग? मेंबर से तो यही अपील रहती है कि वो चर्चा में सार्थक जो है जो विषय हैं उनको लाएं और जिनका जो है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए जो विषय हैं वो विशेष रूप से आएँ और जिन विषयों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो नीति है, नियम है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट जो है देश के विषयों से भी आता है, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। राजधानी शिमला में दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश के साथ ओले गिरने से पूरा शहर सफेद चादर में लिपट गया। दोपहर करीब 3 बजे शिमला सहित कई क्षेत्रों में अचानक अंधेरा छा गया, जिससे दिन में ही रात जैसा दृश्य देखने को मिला। मौसम के इस बदलाव ने लोगों को हैरान कर दिया और तापमान में भी तेज गिरावट दर्ज किया गया। कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी झीलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में व्यापक बर्फबारी हुई। कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, जलोड़ी दर्रा, बारालाचा दर्रा, शंकुला दर्रा सहित अटल टनल, रोहतांग और सोलंग नाला में भारी हिमपात हुआ। पूरी लाहौल घाटी बर्फ से ढक गई। मनाली लेह मार्ग पर बर्फबारी के कारण फंसे करीब 1500 वाहनों में सवार लगभग 10,000 पर्यटक और स्थानीय लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला। इन लोगों को रोहतांग टनल के रास्ते रेस्क्यू किया गया। रविवार रात लोगों को कड़ाके की ठंड में अपनी गाड़ियों में ही रात बितानी पड़ी, जिससे हालात बेहद कठिन हो गए। भारी बर्फबारी के चलते सोलंग बैरियर से लाहौल घाटी की ओर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही को सावधानी के तौर पर बंद कर दिया गया। मनाली में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे पर्यटन स्थलों की रौनक बढ़ी, लेकिन यातायात बाधित रहा। किन्नौर जिले के सांगला, छितकुल, कल्पा में भी करीब 15 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वहीं चंबा जिले के ढलौजी स्थित डायन कुंड में 30 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी, जबकि भरमौर में 5 सेंटीमीटर और पांगी के केलार क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया। शिमला जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, जबकि रामपुर के निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि और नारकंडा में हिमपात दर्ज किया गया। मंडी जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिकारी देवी में भी बर्फ गिरी है। हमीरपुर जिले में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। राज्य के अधिकतम तापमान में सोमवार को करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। ऊना में अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री, नाहन में 25.5, सोलन में 22.0, बिलासपुर में 18.1, मंडी में 16.1, कांगड़ा में 15.4, शिमला में 15.5, धर्मशाला में 14.0, मनाली में 5.8 और कल्पा में 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
गया। वहीं रविवार रात हुई बर्फबारी के बाद उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया। कल्पा में न्यूनतम तापमान -2.4 डिग्री, कुकुमसेरी में -0.8 डिग्री और ताबो में -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री, धर्मशाला में 8 डिग्री, सोलन में 7.4 डिग्री और मनाली में 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा जैसे निचले जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 18 और 19 मार्च को कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इसके अलावा चंबा, शिमला और सोलन जिलों में तूफान के साथ ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 22 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी लेने और आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। भारी बर्फबारी और मौसम खराब के चलते कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलते मौसम ने जहां एक और ठंड को बढ़ा दिया है, वहीं किसानों और बागबानों के लिए भी चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का मौसम का यह बदला हुआ मिजाज आने वाले कुछ दिनों तक लोगों के लिए चुनौती बन सकता है। सनातन चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी ने नाहन में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपने 1 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी साझा की। इस दौरान सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था की स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहर में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह सम्मेलन धार्मिक और सामाजिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की कीर्तन मंडलियों के सदस्य भी भाग लेंगे और भजन कीर्तन के माध्यम से धार्मिक माहौल तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में नगर के कई गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान धर्म, संस्कृति और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में संस्था ने समाज सेवा के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं और भविष्य में भी इसी तरह सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने नगर वासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाएं और समाज में भाईचारे व सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने में सहयोग करें। शुभारंभ 23 मार्च 2025 को हमने जो है हिंदू आश्रम, हमारा जो पहला कार्यक्रम रहा, उसी के निमित्त 1 वर्ष संस्था के पूरा होने के ऊपर 15 मार्च 2026 स्थान हिंदू आश्रम, समय दोपहर 2:30 से जो है अपना जो संस्था का जो 1 वर्ष पूरा होने के ऊपर हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शहर की तमाम जो है हिंदू संगठन, अपने विभिन्न संगठन, कीर्तन मंडली के प्रमुख, अपने नगर से आसपास के गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। इस कार्यक्रम में जो है हमारे विशिष्ट जो चीफ गेस्ट श्रीमान दीपक सिंह हिंदू, जो हिंदू फोर्स संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं और पिछले 38 वर्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। आप उससे पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में जो है प्रांत स्तर में और राष्ट्रीय स्तर पे आप जो अपने सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा आप पूर्व में राष्ट्रीय महामंत्री अखंड हिंदुस्तान मोर्चा, वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री अखंड भारत मोर्चा। इसके अलावा जो हमारे जो इस कार्यक्रम की जो विशिष्ट अतिथि सुश्री रजनी ठुकराल जी रहने वाली हैं। आप जो हैं अध्यक्ष ओजस्वनी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, मूलतः आप कुल्लू हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। आप जो हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की भी प्रभारी हैं। पूर्व में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्णकालिक प्रदेश छात्रा प्रमुख एवं दुर्गा वाहिनी की पूर्व में जो है हिमाचल प्रदेश जो है संयोजिका रह चुकी हैं, उत्तर क्षेत्र संयोजिका आप रह चुकी हैं।
ये आप दोनों का जो है हमें जो है इस कार्यक्रम में जो है मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कार्यक्रम में जो है हम जो है पहली बार जो है हिंदू शौर्य सम्मान की जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। हिंदू शौर्य सम्मान के द्वारा जो नगर के अंदर जिन लोगों ने जो है अपने जिन बंधुओं ने हिंदुत्व के लिए अपने हिंदू बहनों की रक्षा के लिए अपना जो सर्वोच्च कार्य किया है, उनको जो हम इस कार्य में जो है सम्मानित करने वाले हैं। इसके अलावा इस में जो इस हिंदू सम्मेलन के में जो है हम लोग जो है संस्था ने पूरे वर्ष में क्या क्या कार्य किया है, भविष्य में हम लोग क्या कार्य करने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। संस्था के द्वारा जो है पिछले वर्ष जो हिमाचल प्रदेश में जो है बाढ़ से जो त्रासदी आई थी, उसमें जो संस्था के द्वारा जो डायरेक्ट जो है बेनिफिशियर्स को जो है मंडी में जो वहां पर बंधु थे, वहां पर जो है संस्था के द्वारा से उनको सहयोग प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है रामाधौन के पास जो एक व्यक्ति जिसका जो है रोजगार का साधन छिन गया था, वहां पर भी जाकर उन व्यक्ति की अपना सहायता की थी। इसके अलावा भी संस्था के द्वारा जो है स्कूलों में जाकर जो है अपने जो होनहार विद्यार्थी हैं उनको मोटिवेशन करने के लिए जो है लगातार जो छात्रवृत्तियां दी जा रही है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो हिंदू समाज की जो स्थिति है जो है बहुत ज्यादा चिंतनीय है। हम चाहे सरकारें किसी की भी होती हैं, परंतु उन सरकारों में जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदू विरोधी गतिविधियां उन लोगों की रहती हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले जो है बांग्लादेश के अंदर जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है हिंदू नरसंहार हुआ है। हमारी जो केंद्र की जो इस समय जो सरकार है उसके द्वारा भी जो है वहां पर उन लोगों की सहायता, उनके जो शोषित हमारे जो हिंदू समाज, उनकी सहायता तो क्या करनी, उनको जो है एक जो बहुत बड़े फंड की राशि वहां पर जो है उनको जो है उपलब्ध वो कराई जा रही है। जो हमारी जो संस्था है इस प्रकार की गतिविधि, इससे भी जो हम उनका भी विरोध करते हैं। इसके अलावा जो अभी जो नवंबर 2025 में जो है केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं वो रजामंदी रही है। जो हमारा जो यूजीसी से रिलेटेड भी जो था उसमें जो सरकार के द्वारा जो संशोधन किया गया, हम उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि हम समाज में हिंदू समाज जो है हम कभी भी नहीं चाहते कि हिंदू समाज का किसी भी कारण जो है आप उसमें जो है जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर उनमें कोई भी विभाजन हो। केंद्र सरकार को जो है इस बारे में उनको सोचने की जरूरत है। और जो देश के जो अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो इस समय जो देश में जो एक हिंदुत्व उसके लिए अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, परंतु जो उन्होंने एक वर्ष में जो भी अच्छा कार्य किया, ये जो यूजीसी वाली जो घटना हुई उसके कारण इनकी जो एक साल में जितने भी इनके कार्य प्रणाली रही है उसके ऊपर जो है मोदी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन मार्क लगा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल बन गया है और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के बीते 3.5 वर्षों में कई बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन के अंदर भी कई बार गलत जानकारी दी गई है और घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतारा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध कटान के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक बड़ा गिरोह लोगों को गुमराह कर उनसे पैसे ऐंठ रहा है। उन्होंने सरकार से इन मामलों में सख्त कार्यवाही की मांग की और पूछा कि यदि सरकार के पास जानकारी है तो कार्यवाही में देरी क्यों की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने उद्योगों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश से उद्योग बाहर जा रहे हैं और इसके बावजूद सरकार नई औद्योगिक नीतियों पर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 3.5 साल बाद भी प्रदेश में संस्थानों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है। सरकार पर पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि किसी मामले में कार्यवाही करनी है तो तुरंत उसे किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कुछ मामलों को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम नहीं दिया जा रहा। विजिलेंस और आरटीआई से जुड़े मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस को सूचना के अधिकार आरटीआई के दायरे से बाहर करने का निर्णय सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है और इसकी आवश्यकता क्या रहती है। उन्होंने मांग की कि सभी मामलों की जांच पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से करना चाहती है। दौर कल से यानी कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है।
और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा उनके अभिभाषण प्रस्तुत होने के बाद तुरंत शुरू होनी थी, उसको शुरू ना करके उसको लंबित किया गया। और हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर चर्चा पहले करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा और इस पर हमने चर्चा की और अपना पक्ष रखा है। बजट प्रदेश सरकार का क्या होगा, इन सारी चीजों को लेकर के अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के इतने में जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार आज की परिस्थिति में बहुत असमंजस की दौर में से गुजर रही है। क्या करें क्या ना करें, इन सारी चीजों को लेकर के स्पष्टता नहीं हो पा रही है। कारण जो खासतौर से बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है प्रदेश के सामने आर्थिक संकट है। पिछली बार जो बजट था वो 58,000 करोड़ रुपीस का था और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की कमी के कारण अब की बार बजट किस प्रकार का प्रस्तुत किया जाए, कितने का बजट प्रस्तुत किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर के अपने आप प्रश्नचिन्ह है। लेकिन मैं उन सारी चीजों को लेकर के यही कहूंगा, वो अभी बाद में आएंगी बातें। अभी जो सेकंड फेज का हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है कल से, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नोटिस दे रखे हैं जिन पर हम चर्चा चाहेंगे। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात है, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगा है उसकी बात है, और चाहे हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद चौथा जो बजट आ रहा है, इसके बाद एक ही बजट रहेगा सरकार के पास। उन तमाम इश्यूज को लेकर के हम चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय हमको अवसर भी प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ में सरकार उस पर ठीक जानकारी देगी। लेकिन पहली बात सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो चिंता का विषय हमारे सामने है, वो है मुख्यमंत्री के प्रति और सरकार के प्रति एक अविश्वास का एक माहौल खड़ा हो गया है। पिछले 3 बजट की जो की हुई घोषणाएं वो पूरी तो होने की बात छोड़िए, लेकिन अभी तक उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया है। सदन के अंदर झूठ बोलना ये उनकी एक आदत बन गई है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बार बार झूठ बोलना वो एक तरह का सदन की मर्यादा का भी विषय है, प्रिविलेज का भी विषय है। हम एग्जामिन कर रहे हैं नियम के अनुसार उसमें क्या किया जा सकता है। एक नहीं अनेकों इस प्रकार की अनाउंसमेंट्स हाउस के अंदर की हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी नहीं। इसलिए मैं कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब की बार ये, और ये आप मान करके चलिए, जवाब उनके पास है भी नहीं। अवैध कटान के अलावा सिरमौर जिला का विषय है और इसके अतिरिक्त और भी बहुत जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई है अवैध कटान।
118 पर खुलेआम बहुत बड़ा गिरोह जो है वो लोगों को गुमराह करके पैसे ले रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात कहूं, हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री पलायन करके दूसरे राज्यों में निकल पड़ी है और उसकी अगर पीड़ा उन जो हमारे उद्योगपति हैं उनसे पूछी जाए, उनकी जुबानी सुनी जाए, तो वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और उसके बाद 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने की प्रक्रिया चली हुई है। तो प्रश्न पैदा होता है कि काम कब करें। और मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बात को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 3.5 साल के कार्यकाल के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व सरकार के ऊपर, और हम तो चाहेंगे उन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी नदियों नालों के किनारे अवैध गतिविधियां जारी रहने के आरोप सामने आए हैं। इस मुद्दे को लेकर समाज सेवी नाथूराम चौहान ने सरकार और प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए नाथूराम चौहान ने कहा कि वर्ष 2023-24 और 25 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई है, जिनसे प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन आपदाओं के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाओं ने व्यापक तबाही मचाई। उन्होंने बताया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत तय किया गया था कि भविष्य में जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट और निर्माण कार्य किए जाएंगे, उन्हें नदियों और नालों से कम 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही किया जाएगा। नाथूराम चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य इस फैसले के जरिए भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि नदियों नालों के किनारे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि नाहन क्षेत्र में पिछले कुछ समय से इस निर्णय की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उनके अनुसार नदियों और नालों के किनारे अवैध तरीके से डंपिंग भी की जा रही है और निर्माण कार्य भी तेजी से हो रही है। समाज सेवी नाथूराम चौहान ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, बल्कि भविष्य में भी बड़ी आपदाओं का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन अवैध कार्यों को नहीं रोका गया तो बारिश के मौसम में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नदियों नालों के किनारे हो रही अवैध डंपिंग और निर्माण कार्यों की तुरंत जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मित्रों, सरकार का मतलब या सरकारी अधिकारी का मतलब कि सरकार के नियम की धज्जियां कैसे उड़ाई जाए, सरकार के नियम को तार तार कैसे किया जाए, ये होता है। 2023, 24 और 25 लगातार हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, लगातार बाढ़ आई है, जिसमें हजारों घर बर्बाद हो गए, हजारों घर तबाह हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि हिमाचल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हिमाचल का अस्तित्व मिट जाएगा। उसके बाद सरकार हरकत में आई। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और इनकी कैबिनेट ने फैसला लिया कि कोई भी निर्माण कार्य, खासकर सरकारी निर्माण कार्य, खाले और खड्ड, पानी उसमें हो या चाहे ना हो, चाहे बरसाती खड्ड क्यों ना हो, उससे 100 मीटर की दूरी पर कोई भी निर्माण हो सकता है। 100 और 125 मीटर की दूरी पर, ये उसके लिए गाइडलाइन थी, जो पूरी गाइडलाइन है जो सरकार ने जो लिखी थी। आगे सरकार कहती है कि हिमाचल में नदी नालों के साथ भवन निर्माण के नियम सख्त हुए, मतलब वही 100 और 125 मीटर की दूरी पर सारे बनेंगे। ये ना केवल एक अखबार बल्कि जितने हिमाचल प्रदेश में पेपर थे, इसमें 100 से 150 मीटर तक की इसमें गाइडलाइन दी गई। पर हैरानी की बात यह कि सिरमौर में एक मामला ऐसा है, आपको मैं एक फोटो दिखाना चाहूं कि ये 17,000 फीट, लगभग 17,000 फीट ये जो खाले हैं, चारों तरफ से खाले खड़े, ये 17,000 फीट के हैं ये।
17,000 फीट के बाद ये जो नीचे खाला है, खड है, इसमें एक निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य इस पे चला हुआ है। ये डंपिंग यार्ड है जो 2014 में यहाँ पर नेशनल हाईवे ने डंप किया था, बिना अनुमति के, बिना सरकारी अनुमति के, बिना फॉरेस्ट की अनुमति के। 402 फीट इसकी लंबाई है। आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा, कितना बड़ी खाई है ये। उसके बाद ये है वो, इसके अंदर से पानी आता है। ये पूरा सरकार जो NH 707 ने इस पे कलवट बना रखी है। और ये जहां ऊंची चोटी जहां से पानी आएगा, लगभग ये 1500 फीट से अधिक, 1550 फीट से अधिक की ऊंचाई है। और यहाँ पर इस खड में, इस खाले में, ये जो ये मैं दिखाई इसके साथ में, इसी खड में बिल्कुल साथ में। और ये इसमें लिखा हुआ, सरकार ने भी माना है कि ये जो खड है, ये खाला है, इसमें पानी आता है बरसाती। ये सरकार के कागज है कि इसमें पानी आता है। उसके बाद हैरानी की बात यह है कि फॉरेस्ट विभाग ने और खनन माइनिंग अधिकारियों ने इसके ऊपर चेक पोस्ट का निर्माण कर दिया है। क्या चेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है? ये 2011-12 की फोटो है। 2011-12 में भी यहाँ पर डंप किया गया था। अब जो मैं डिटेल आपको दूंगा, इसमें हमने डिटेल में लिखा है। DC सिरमौर को हमने पत्र लिखा है, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को पत्र लिखा है, वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट को पत्र लिखा है। क्योंकि अगर इतनी ऊंचाई, इतनी हाइट से अगर कोई पानी गिरेगा, मैंने कहा कि 15,000-15,500 फीट की ऊंचाई से ये पानी, ये चारों तरफ, इसकी तीनों तरफ ये पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सबसे ऊंचे पहाड़ है और सबसे ज्यादा गहराई में, ढलान में यहाँ पर ये चेक पोस्ट बन रही है। तो क्या कहीं और जगह चेक पोस्ट के लिए नहीं मिलती क्या? क्यों ये अधिकारी सरकार के नियम को या माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नियमों को तार तार कर रहे हैं? माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार कह रहे हैं कि आप नदी नालों से दूर घर बनाए, आप खालों से दूर घर बनाए। ये हाई पावर कमेटी, हाई पावर लेवल की जब मीटिंग हुई थी माननीय सुखविंदर सुक्खू जी की अध्यक्षता में, इन्होंने कहा गया था कि किसी भी तरह का निर्माण 100 से 150 मीटर नालों से, खड्डों से, नदियों से दूर होगा, वो चाहे खड्ड बरसाती ही क्यों ना हो। उसमें सख्त गाइडलाइन है। ऐसी ही गाइडलाइन DC सिरमौर और तमाम DCओ को, SDM को दी गई है। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और कमेटी ये निश्चित करेगी कि नदी से या खालों से कितनी दूरी पे मकान या घर बनाए जा रहे हैं। पर सरकार ने, यानी कि माइनिंग विभाग सिरमौर ने, यानी कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी के अपने विभाग में, अपनी विधानसभा में, अपने जिले के अंदर नियमों को तार तार किया जा रहा है। क्या उद्योग मंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बड़े हैं? क्या उद्योग मंत्री हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, जिन्होंने नियम को तार तार करके गहरे खड्ड में चेक पोस्ट के साथ साथ यहाँ पर भार तोल कांटा भी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 19 मीटर हाइट है उसकी। इसमें दिखाया गया था 19 मीटर हाइट है। जो मग, जो मलबा वहां डाला गया, उसकी हाइट, ये जो मलबा है, ये वाला 402 फीट में फैला हुआ है, लेकिन 19 मीटर इसकी हाइट है। और इस हाइट के ऊपर आप इतनी बड़ी चेक पोस्ट आप कैसे बना सकते हैं? इतनी बड़े मलबे के ऊपर आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर सकते हैं, जिसमें लगभग 70 टन की, 80 टन की, 90 टन की, 100 टन की गाड़ियां तुलेगी और उसका अपना भी वेट है। मैंने कहा कि 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई से पानी गिरेगा और उसकी तीनों साइड लगभग इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। मैंने अभी फोटो दिखाई कि सबसे ऊंची पहाड़ी अगर है तो उसी एरिया में। तो क्या कहीं और जगह नहीं बन सकता था क्या? ये वो है जहां पर आपको बताया जाए कि 15,000, 15,500 फीट से अधिक, और ये तीनों पहाड़ियां, तीनों साइड की पहाड़ियां हैं। 10,000 फीट से अधिक की हाइट इसकी भी है इधर वाली पे। तो जब इतनी ऊंचाई से पानी गिरेगा तो यहाँ पर क्या कंडीशन होने वाली है? अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक 13 से 15 मार्च 2026 को संपन्न। बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता के दौरान संगठन की गतिविधियों, विस्तार और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तृत से चर्चा की गई। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस बैठक में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विभिन्न सामाजिक, संगठनात्मक तथा राष्ट्रीय विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के दौरान बीते वर्ष के कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आगामी वर्ष की कार्य
कार्य योजना भी तय की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन ने पिछले वर्ष के दौरान समाज सेवा, समरसता और सांस्कृतिक जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने और उन्हें जोड़ने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन की गतिविधियों को विस्तार लगातार बढ़ रहा है और नए क्षेत्रों में भी कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों स्थानों पर शाखाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में स्वयं सेवक विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी लोग निभा रहे हैं। बैठक में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि समाज में जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुटता और भाईचारे को मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा, सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर भी गहन चर्चा हुई। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने और उन्हें राष्ट्र हित के कार्यों के लिए प्रेरित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रतिनिधि सभा बैठक होती है ना, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि संघ कार्य की स्थिति क्या है। उस कार्य की स्थिति को देखते हैं कि हमारी शाखाएं कितनी, क्योंकि संघ की पहचान शाखा से है। शाखा एक व्यक्ति निर्माण का केंद्र होता है। तो देश भर में जो शाखाएं हैं वो पूरे इस साल, पिछले साल और इस साल को लेकर, ये पिछले साल की विजयदशमी से लेकर इस साल की विजयदशमी को लेकर लगभग 6000 से ज्यादा शाखाएं बढ़ी हैं भारतवर्ष में, और वो कुल मिलाकर 88,000 से ज्यादा हो गई हैं। उसका पूरा अक्षरवृत्त भी है मेरे पास कि कितने हैं वो, 88,000 से ज्यादा हैं वो। और स्थान होते हैं, जैसे शिमला को एक स्थान मानते हैं, शिमला एक स्थान है, शाखाएं काफी हैं यहाँ पर, शाखाएं अलग अलग हैं, स्थान एक है। तो देश भर में कुल 55,000 से अधिक स्थानों पर शाखाएं बढ़ी हैं, अलग ही हैं। उसके साथ हमारा उससे शाखा से छोटी इकाई जो होती है ना हमारी, उसको साप्ताहिक मिलन होते हैं, वो शाखा जैसी होती है, सप्ताह में एक बार मिलना। ऐसे देश भर में साप्ताहिक मिलन जो हैं वो 32,500 से ज्यादा हो गए हैं, 32,500 से ज्यादा। और महीने में भी एक बार मिलते हैं, उसको मंडली बोलते हैं। वो शाखा जैसी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी लगभग वैसी होती है। देशभक्ति के गीत गाते हैं, समसामयिक बातें वहां करते हैं अपने देश समाज से संबंधित। तो वो इस प्रकार की जो मंडलियां हैं वो 13,000 से ज्यादा हुई है, 13,000 से ज्यादा मंडलियां हुई है देश में। और ये जो हिमाचल की बात अगर करें तो हिमाचल में संघ की दृष्टि से, जैसे सरकारी 12 जिले हैं ना, तो संघ के 26 जिले हैं। संघ के 26 जिलों में 1045 दैनिक शाखाएं चलती हैं, दैनिक शाखाएं, और वो है 728 स्थानों पर। मिलन जो है वो सप्ताह में जो एक बार लगते हैं वो 283 हैं, और 141 महीने में एक बार चलने वाली, उसको मासिक मंडली बोलते हैं, वो है। ये संघ की जो वर्तमान परिस्थिति भौगोलिक गुणात्मक दृष्टि से ऐसी स्थिति है वहां। तो ये सारी जानकारी संघ की। और जैसे संघ, हम सब ने पहले भी सुना होगा कि संघ का वो जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, इन शताब्दी वर्ष में हमने अखबारों में भी और हम सबके भी ध्यान आया होगा, 5 परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं, 5 इश्यूज को लेकर, 5 बातों को लेकर, ताकि हमारा समाज गुणवान बने, हमारा देश श्रेष्ठ बने, हमारा देश अच्छा बने। समाज गुणवत्ता परक होगा तो दुनिया में उसका नाम होगा। देश को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो समाज को भी श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। तो समाज के अंदर क्या क्या बातें जरूरी हैं, सबको करनी चाहिए। इस प्रकार के इश्यूज को लेकर पंच परिवर्तन के नाम से संघ ने लिया है। पंच परिवर्तन में जैसे पर्यावरण का है, फिर पर्यावरण की स्थिति हम सब जानते हैं, परिवारों में मूल्यों की कितनी आवश्यकता है, ह्रास हुआ है, मैं तो नहीं बोलूंगा बहुत कम है, लेकिन संस्कारों की आवश्यकता है परिवारों में, तो कुटुंब प्रबोधन के नाम से पर्यावरण की कितनी जरूरत है। इस प्रकार की 5 बातों को लेकर संघ जो है पंच परिवर्तन। नागरिक के नाते मेरे कर्तव्य क्या है, एज सिविलियन सिविक सेंस मेरे अंदर कितनी है, उसके बारे में भी जनमानस को जागृत करना। ये पंच परिवर्तन में ऐसे 5 इश्यूज को लेकर संघ में गए हैं। ये पंच परिवर्तन के नाम से 5 बातें संघ इस बार चला रखा है संघ ने। और संघ जो है देश समाज से में जो भी अच्छी बातें होती हैं उनको हृदयंगम कर देश के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो हम करते हैं।
अब जैसे देश के जितने भी महापुरुष हैं वो सबके कॉमन होते हैं, वो किसी जाति विशेष के या किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। उन्होंने समाज जागरण किया होता है। समाज को महापुरुषों ने एक दिशा दी होती है। इस देश की समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन किया होता है। जैसे अभी गुरु तेग बहादुर जी का 350वां वर्ष चल रहा था ना शहादत का, तो हम सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी ने किस प्रकार से बलिदान दिया था इस राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए। तो गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान दिवस के 365वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में 2000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। हिमाचल में भी हुए हैं। धर्मशाला का मुझे पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2200 से ज्यादा संख्या थी। हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, तो वो हुए। उसमें भी 7 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे आए इन कार्यक्रमों में, देश भर में 7 लाख से ज्यादा। चंबा जिले में लड़कियों को गंभीर बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चंबा जिले में करीब 5000 लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO चंबा डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने बताया कि यह टीकाकरण अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष रूप से किशोरियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस टीके के माध्यम से लड़कियों को भविष्य में होने वाली गंभीर रोगों से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों में जाकर पात्र लड़कियों का टीकाकरण करेगी। इसके लिए विभाग ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। CMO ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपनी बेटियों को इस टीकाकरण अभियान में शामिल करें ताकि उन्हें भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि जिले की सभी पात्र लड़कियों को इस अभियान के तहत टीकाकरण का लाभ मिले और उन्हें स्वस्थ जीवन की दिशा में एक मजबूत सुरक्षा प्रदान की जा सके। जैसा कि आपके नोटिस में भी ये बात आई हुई है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वैक्सीनेशन हमारे स्टेट में स्टार्ट होने जा रहा है, इसके लिए पहले ही मैंने ये भी बताया था कि ये वैक्सीनेशन जो है हमारे 2006 से पूरे इंडिया में चल रहा था। मतलब लोग अपने प्राइवेट उसमें ले रहे थे और प्राइवेट में ये काफी कॉस्टली वैक्सीन है। कम से कम नियर अबाउट 10,000 के करीब इसकी कॉस्ट थी और अप्रोक्सीमेटली 50,000 के इतने के करीब और ये वैक्सीनेशन इसका लड़कियों का हो चुका है इंडिया में। तो फिर सरकार ने ये देखा कि ये जो वैक्सीन है हमारी HPV वैक्सीन, इससे काफी जो बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर है और स्पेशली जो हमारी ये एडोलसेंट गर्ल्स हैं, इनमें देखा कि अगर प्रोटेक्शन के लिए अगर कुछ वो चाहिए तो उसमें ये HPV वैक्सीन का काफी रोल रहा है। तो सरकार ने ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए इस वैक्सीन को जो है वो स्टेट में भी लॉन्च कर दिया है और बहुत जल्दी ये हमारी डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी इसकी वैक्सीनेशन जो है शुरू हो जाएगी, जिसके लिए हमारी तैयारियां सारी कंप्लीट कर ली हैं और मतलब लास्ट वीक ऑफ मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, ये जो हमारा मार्च मंथ है, इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से समस्त चंबा निवासियों से अभी ये अनुरोध करूंगा कि जो ये HPV वैक्सीन है बहुत ही सेफ वैक्सीन है और जो लोगों की जो गलत भ्रांतियां उन पे विश्वास न करें और अपनी जो 14 से 15 साल की जो अभी फिलहाल जो है हम ये जिन बच्चियों ने 14 साल दिन की उम्र हो चुकी है और 15th जो 15वां अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो अभी उन्होंने सबमिट नहीं किया, उसके बीच में जो 1 साल की जो लड़की हैं उनको हम अभी वैक्सीनेट करने जा रहे हैं और ये टारगेट हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा का 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टारगेट ये 5,000 के करीब बन रहा है और ये 5,000 के करीब लड़कियां जो है इस कैंपेन के थ्रू हम वैक्सीनेट करेंगे। तो मैं फिर से आपसे आपके माध्यम से समस्त चंबा निवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप भ्रांतियों में ना जाएं और अपने जो 14 से 15 साल की लड़कियां उनको नियरेस्ट जो हमारे हेल्थ सेंटर जहां भी ये हमारी वैक्सीनेशन होगी वहां पे
उस दौरान जरूर लाएं और जो उनका बच्चियों का भविष्य है उसको सुरक्षित जरूर बनाएं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास को नई सोच के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि शिमला शहर के प्रमुख क्षेत्र सब्जी मंडी में रीडेवलपमेंट को लेकर एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 366 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें से करीब 140 करोड़ रुपए व्यावसायिक ढांचे और अन्य सुविधाओं के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए पहले महापौर, उप महापौर और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की जाएगी ताकि शहर के हित में बेहतर निर्णय लिए जा सके। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में भी बस स्टैंड के साथ कमर्शियल डेवलपमेंट को लेकर नए प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इस पहल से स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं धर्मशाला में लेबरहुड प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधा विकसित की जाएगी। मंत्री ने केंद्र सरकार की भूमिका पर भी बात करते हुए कहा कि केंद्र नई सोच के साथ विकास कार्य को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा केंद्र से मिलने वाली सहायता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। नगर निगम की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बायोगैस प्रोजेक्ट को लेकर 2 महत्वपूर्ण अनुमतियां प्रदान हो चुकी है, जिसकी शुरुआत सोलन और शिमला में कर दी गई है। इन परियोजनाओं से कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत मिलेगी। सड़क निर्माण को लेकर मंत्री ने कहा कि एक वित्तीय वर्ष में 1500 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से बड़े स्तर पर सड़क निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिन्हें ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सड़कों के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती भूमिका की उपलब्धता है। भूमि अधिग्रहण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि विकास कार्य को गति दी जा सके। कुल मिलाकर राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर बड़े स्तर पर योजनाएं तैयार कर रही है, जिससे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। अपने मंत्रालय की आवाज को रखा है और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार हम सकारात्मक प्रयास हिमाचल प्रदेश के लिए करते हैं और उसके सकारात्मक परिणाम हमको समय समय के ऊपर जो है वो मिलते हैं। हमने कुछ प्रपोजल्स यहाँ से हमारे मंत्रालय की ओर से मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद यहाँ से दिल्ली भिजवाए थे शहरी विकास मंत्रालय में, और उसकी हमें जो है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल करीबन 366 करोड़ की जो है वो प्राप्त हुई है, जिसमें स्कीम्स फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी सास्की प्रोजेक्ट्स जो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलते हैं। हालांकि ये विभिन्न विभागों के अंदर चलते हैं, मगर हमने खास रूप से जो मेरे विभाग के अधीन जो कार्य प्रदेश में चल रहे हैं उसकी पैरवी हमने समय समय पर जो है वो केंद्र सरकार से करी है। और इसके जो टोटल प्रपोजल है हमने करीबन 650 करोड़ के यहाँ से हमने भेजे हैं, मगर उसकी पहली स्वीकृति हमें, जैसा मैंने आपको कहा, 366 करोड़ की हमको इसमें प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा शिमला शहर का जो हम इसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तहत रीडेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा मेन शिमला का हब है, सब्जी मंडी का इलाका है शिमला के अंदर, उसको रीडेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि वहां से हम जितने भी हमारे एमसी के एम्प्लॉयज हैं उनको वहां से रिहैबिटेट किया जा रहा है और वहां पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स आने वाले समय में बनाया जाना है। ये भी मैं आपको ये चीज मैं अभी, क्योंकि विभाग के कार्य में अभी अधीन है, अभी हमारे डिपार्टमेंटल रिव्यूज पे चला हुआ है, क्योंकि ये इंटायरली गवर्नमेंट फंडेड नहीं होगा। इसमें कुछ फंड्स प्रदेश सरकार के होंगे, कुछ फंड्स इसमें केंद्र सरकार के होंगे और कुछ फंड इसमें जो है वो मार्केट से एज अ पीपीपी मॉडल उसमें उठाए जाएंगे। तो उसका अभी एक पूरी रूपरेखा बन रही है, मगर जो उसमें केंद्र से हमको जो शेयर आना था, जैसा मैंने आपको कहा है कि उसमें हमको प्राप्त हुआ है और करीबन जो है 140 करोड़ रुपए इस 366 करोड़ में से 140 करोड़ रुपए शिमला सब्जी मंडी के लिए हमको स्वीकृत हुआ है। मैंने जो हमारे सेक्रेटरी है, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका पूरा मॉडल हमको दिखाया जाए
उसमें कैसे हमने इसको सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि उसमें एमसी का जो ऑफिस आने वाले समय में होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा, पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, कई इसमें सिनेप्लेक्स है या मार्केट स्पेस है, जितने हमारे उसमें व्यापारी आज सब्जी मंडी के वहां बैठते हैं उनको उसमें रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रपोजल होगा। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि शिमला शहर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्यमंत्री जी तो इसको पूरा इसका निरीक्षण कर ही रहे हैं, मगर क्योंकि मेरे विभाग के अधीन इस पे कार्य चला हुआ है और साथ ही साथ हमारा जो एमसी शिमला है, हमारे शिमला शहर के माननीय विधायक है, शिमला शहर के माननीय उप महापौर है, उन सब के इसमें सुझाव लिए जाएंगे, उन सब के इसमें जो है व्यू पॉइंट्स लिए जाएंगे। जितने हमारे उसमें सब्जी मंडी में जो कारोबारी है उनका भी इसमें व्यू पॉइंट्स लिए जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन्हीं को वापस इसमें रिहेबिलिटेट किया जाए। कुछ इलाके में इसमें कमर्शियल स्पेस हो, क्योंकि इसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिमला शहर का एक सबसे बड़ा लैंडमार्क आने वाले समय में बनने जा रहा है और वो भी बिल्कुल शिमला के हार्ट में। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। वैसे ही इसी स्वीकृति में जो हमारा हमीरपुर जिला के अंदर जो वहां पे ISBT बस स्टैंड वहां पे बन रहा है, कार्यरत है ऑलरेडी, उसके अपग्रेडेशन के लिए जो ओल्ड HRTC जो वहां पे बस स्टैंड है उसके लिए भी 80 करोड़ रुपए प्लस 30 करोड़ रुपए जो है इसके लिए इसकी स्वीकृति अभी प्राप्त हुई है। उसका कार्य भी पूरी मजबूती से चला हुआ है, वॉर फुटिंग के ऊपर चला हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार का सोच है और हम सबका ये सोच है कि हम कभी भी जो है वो क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते। तो जो चीज हमने शिमला के लिए स्वीकृत करवाई है, वैसे ही हमीरपुर के लिए भी मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हमीरपुर के अंदर जो है वो कार्यरत है। उसमें भी बस स्टैंड के साथ साथ और इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स के साथ इस मॉडल को डेवलप किया जा रहा है। उसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी आने वाले समय में इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि वो भी एक इकोनॉमिकल वाइबल मॉडल बने। हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि हम बहुत से पूर्व समय में पार्किंग्स बनाते थे, चाहे वो ADB के माध्यम से बन रहे हैं, चाहे वो जो है वो आपके NABARD के माध्यम से बन रहे हैं या और हेड्स में बन रहे हैं, मगर वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पाते थे। इसलिए हमको जो आर्बिट्रेशन में कई केसेस चले हुए हैं प्रदेश में, कई हमारे PPP में मॉडल पहले भी चले हैं जो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, उन सब कमियों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स बने, इसमें चाहे केंद्र का पैसा है, प्रदेश का पैसा है या कोई मार्केट से उसमें पैसा उठाया जा रहा है, दे हैव टू बी इकोनॉमिकली वाइबल और लॉन्ग टर्म के लिए प्रदेश के लिए वो एक एसेट्स बने, एक लाइबिलिटी हमारे प्रदेश के अंदर ना बने। उस दृष्टि से भी इसमें जो हमारे कंसर्न स्टेक होल्डर्स है उनके साथ इसमें जो है वो बैठक होगी, उनसे चर्चाएं होगी और उसके बाद इसकी जो RFP है उसको फाइनल किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी को इसकी पूरी प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अल्टीमेटली इसका जो है वो गो हेड किया जाएगा। मगर इसके लिए ये पैसे की स्वीकृति हमको मिली है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसको हम पूरी मजबूती से उठाएंगे। और वैसे ही इसी 366 करोड़ में हमारे धर्मशाला के लिए भी जो वहां पे नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्लान प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसमें दिलवाई गई है। तो वैसे ही हमारा शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है और आपके हमीरपुर में भी, तीनों जगहों को इसमें हमने कवर करने का प्रयास किया है। और इसमें जैसे जैसे इसका प्रोग्रेस बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल प्रोजेक्ट करीबन 600 करोड़ के हैं, जैसे जैसे इसमें काम शुरू होगा, इसका कार्य बढ़ेगा, उसकी स्वीकृतियां हमें आने वाले समय में शुरू होगी।